हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube स्टूडेंट क्लासेज में। देखिए, जो मैंने थियोरेटिकल क्लास ली थे उनके आज MCQ क्वेश्चन बनाए हुए हैं। तो वो क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से हैं। पहला क्वेश्चन, जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, क्यों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की जो पाइप होती हैं वो फट जाती है, क्यों? ऑप्शन है, जमने के बाद पानी का घनत्व कम होता है, जमने के बाद पानी कठोर हो जाता है अतः उसकी यह कठोरता पाइप को तोड़ देती है। जमने के बाद पानी का आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है। या फिर ऑप्शन डी है, जमने के बाद पानी की पाइप का धातु गल जाता है। ठीक है, सीधी सी बात है। जो पानी है, पानी का आयतन कम होता है किसके आयतन से? बर्फ के आयतन से। बर्फ के आयतन से क्या होता है? पानी का आयतन कम होता है। जब अधिक सर्दी पड़ने के कारण जब पानी जम जाता है तो वो किस में परिवर्तित हो जाए? बर्फ में। और बर्फ का आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है, जिसके कारण पाइप क्या होते हैं? फट जाते हैं। तो पानी का आयतन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ये ऑप्शन आपका ठीक है और ऑप्शन आपके गलत हैं। तो ऑप्शन सी जो है, जमने के बाद पानी का आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है, जिसके कारण पाइप क्या होते हैं? फट जाते हैं। क्लियर है? नंबर 2, पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है। बिल्कुल सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, उसी के तरह। नंबर 1 क्या है? जमने पर बोतल सिकुड़ जाती है। जमने पर जल का आयतन क्या होता है? घट जाता है। जमने पर जल का आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है। या कांच ऊष्मा का सुचालक कुचालक है। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो जल का जो आयतन है, यानी कि पानी का जो आयतन है, वो क्या होता है? हमारा आयतन जो है बढ़ जाता है, जिससे बोतल में जो डाट लगी हुई होती है वो क्या होती है? टूट जाती है। क्लियर है? आगे देखिए, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि ताप इतने से इतने गिरकर इतने मतलब 9 डिग्री सेल्सियस से गिरा कर कितना कर दिया जाए? 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए। तो क्या होता है? आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आयतन पहले बढ़ेगा और फिर बाद में घटेगा। आयतन पहले घटेगा फिर आयतन बढ़ेगा। तो ऑप्शन डी क्या है? पानी जम जाएगा। तो हमारा जो पानी जमता है वो कितने पर जमना स्टार्ट होता है? 0 डिग्री सेल। ये भी गलत है। आयतन में परिवर्तन नहीं होगा, ये भी नहीं है। पहले क्या होगा? पहले घटेगा, फिर आयतन क्या होगा? फिर बढ़ेगा। तो ऑप्शन कौन सा है? डी। ऑप्शन क्या है? डी पर डी होगा। क्लियर है? एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होता है? देखो, कोई भी चीज अगर कोई पानी में तैरती है, अगर सपोज करो कोई 1 किलोग्राम की कोई चीज पानी में तैरती है, अगर 1 केजी की कोई चीज पानी में तैरती है, तो वो जो अपने आयतन का भार हटाएगी वो कितना हटाएगी? 1 किलोग्राम। तो जल को जो हटाएगी जल को भी कितने किलोग्राम हटाएगी? 1 केजी, मतलब 1 किलोग्राम ही हटाएगी। तो वही है भार के। नंबर ऑप्शन क्या है? नाव के भार से कम, नाव के भार से ज्यादा, नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है।
तो ऑप्शन जो मैंने बताया था वो कितना पानी हटाएगी, नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी की सतह पर है। ठीक है ना, इसके तो ऑप्शन कौन सा ठीक है इसमें, ऑप्शन सी ठीक है। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है। मैंने कंबल का एक एग्जाम्पल दिया था, अगर किसी चीज़ें जोर से झटके तो क्या है उसमें कौन सा नियम लगेगा, न्यूटन का प्रथम नियम। और न्यूटन के प्रथम नियम को हम क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम। अगर कोई चीज़ अगर हम साफ करें, किसी लकड़ी से किसी कपड़े को पीटे तो उसके कण जो है साफ हो जाती है, लेकिन वो कालीन एक कपड़ा है, कालीन एक क्या है, कपड़ा है, कपड़ा है। ठीक है, अगर हम कपड़े को किसी छड़ या किसी डंडी से पीटें तो उसके कण क्या होते हैं, कपड़े से अलग हो जाते हैं, धूल के कण अलग हो जाते हैं। तो उस नियम को क्या बोलते हैं, गति का पहला नियम या फिर जड़त्व का नियम भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, आगे देखिए, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्यों। ठीक है, आपको पता ही है बर्फ जो होती है उस पर चलना हमें ना के मुकाबले, लेकिन सड़क पर हम आसानी से चल जाते हैं, किसके कारण। नंबर 1 ऑप्शन है हमारा, बर्फ सड़क से सख्त होती है, सड़क बर्फ से सख्त होती है, या फिर जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं होती। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। जो हम चल पाते हैं वो चल पाते हैं बर्फ घर्षण के कारण। किसके कारण, सड़क में जो है घर्षण अधिक होता है, सड़क में जो है घर्षण क्या होता है, अधिक होता है, घर्षण अधिक होता है। और बर्फ में घर्षण क्या होता है, नगण्य माना जाता है। घर्षण क्या होता है, घर्षण नगण्य होता है। घर्षण क्या है, नगण्य। घर्षण क्या माना जाता है, नगण्य। नगण्य मतलब ना के मुकाबले घर्षण होता है। तो इसलिए सड़क में घर्षण अधिक होता है, इसलिए हम चल पाते हैं, और बर्फ में घर्षण नहीं होता है, वो फिसलने वाली होती है, इसलिए बर्फ पर नहीं चल पाते। तो ऑप्शन इसमें कौन सा है, ऑप्शन डी इसमें ठीक है। रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में, रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर, वही है, बर्फ पर चलना कठिन क्यों है। रोड़ी की जो सड़क होती है वही है कि रोड़ी की जो सड़क है उसमें क्या होता है, घर्षण बल अधिक होता है, और जिसके कारण हम चल पाते हैं। बर्फ में घर्षण बल नहीं होता, इसलिए हम बर्फ पर नहीं चल पाते। तो देखो ऑप्शन कौन सा ठीक है, बर्फ मुलायम एवं, ये गलत है। पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य, मतलब ये जो है किस किस के मध्य, पहले पैर और जो हमारे पैर, जो पाम जो होते हैं, पैर और बर्फ के मध्य घर्षण बल। ठीक है, फिर किस किस के मध्य, रोड़ी और पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में क्या होता है, कम होता है। ये चीज कम होती है। तो ऑप्शन कौन सा ठीक है, वी ठीक है, क्योंकि पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल और किसके, रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। तो वो तो होता ही है, बर्फ का घर्षण बल क्या होता है, कम होता है, किसकी अपेक्षा, सड़क की, रोड़ी पैर की अपेक्षा। सही है, सी ऑप्शन देख लो, ये सब गलत है। ठीक है, ऑप्शन लकड़ी के सिलेंडर का पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है। जो सिलेंडर होता है, जो हमारा लकड़ी का सिलेंडर होते हैं, उसको खींचने की बजाय लुढ़काना आसान होता है। आपने देखा होगा, यदि हम किसी सिलेंडर को इस तरीके से हम सड़क से
स्तरीय कोई भी चीज़ सही अगर हम खींचे, जो सड़क और बीच के जो घर्षण अधिक लगता है, घर्षण क्या लगता है, अधिक लगता है। अगर हम किसी चीज़ को लुढ़काएं, मतलब गोल गोल करें, तो उनके बीच घर्षण नगण्य के बराबर होता है। अगर किसी चीज़ को घिसते हुए ले जाएं तो घर्षण क्या होगा, हमारा अधिक होगा। तो देखो क्या होगा, जब उससे खींचा जाता है तो वस्तु का भार कार्य होता है। नंबर बी, लुढ़कर अवस्था घर्षण पर फिसलना, लुढ़कन अवस्था घर्षण का फिसलना अवस्था के घर्षण बल की अपेक्षा बहुत कम होता है। तो लुढ़कना जो घर्षण बल है उसकी तुलना में घर्षण बल की अवस्था में बहुत कम होता है। लुढ़काना बहुत, घर्षण बल जो होता है उसमें नगण्य होता है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है इसमें, बी ठीक है। ठीक है, एक नदी में चलना हुआ, जो एक नदी में चलता हुआ जहाज है, जो एक नदी में चलता हुआ जहाज है, अगर उसको हम समुद्र में आता तब वह जहाज का स्तर क्या होता है। अगर कोई मतलब जो नदी में जहाज चलता है उसी जहाज को हम समुद्र में लेके आए तो उसका जो स्तर है नीचे, जहाज समुद्र के पानी में नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, ये स्तर पूछा है। ठीक है, ये चीज पूछे। अगर नदी में चलता हुआ जहाज, अगर वही जहाज समुद्र में हम ले जा रहे हैं उसी जहाज को, तो जहाज का स्तर नीचे जाएगा या ऊपर की तरफ, ये पूछा है। पहले जितना होगा या थोड़ा ऊपर उठ जाएगा या थोड़ा नीचे उठ जाएगा, ऊपर या नीचे होगा, जो उसमें पड़े हुए भार पर निर्भर करता है। कुछ भी निर्भर नहीं करता, सीधी सी बात है। जो नदी का घनत्व होता है और समुद्र का जो घनत्व होता है नदी के पानी की अपेक्षा अधिक होता है। जो समुद्र का जो घनत्व है वो अधिक होता है किसके, पानी की अपेक्षा, नदी के पानी की अपेक्षा। ठीक है ना, इसलिए जो भी अधिक घनत्व वाली चीज होती हैं वो स्तर को ऊपर करती है। तो जहाज का भी स्तर क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। किसके कारण, घनत्व का। क्यों, समुद्र का घनत्व अधिक होता है किसके पानी की अपेक्षा, नदी के पानी की अपेक्षा। क्लियर है। लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है। वही कारण है क्योंकि लोहे की कील का घनत्व कम होता है किसके सापेक्ष, पारे के सापेक्ष। इसलिए जो घनत्व वाली चीज होती हैं वो नीचे होती हैं, उससे कम वाली घनत्व ऊपर। इसी तरीके से स्तर होता है, जिसका घनत्व सबसे ज्यादा वो नीचे, फिर कुछ कम तो ऊपर आ जाएगी। तो ये जो घनत्व की चीज होती हैं जो अधिक नीचे रहती हैं, तो पारे की जो लोहे की कील है पारे में क्यों तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है। अब देखो ऑप्शन, लोहे के पारे में रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होने के कारण, ये भी गलत है। लोहे का भार पानी से अधिक होता है, ये भी गलत है। लोहे का घनत्व पानी से अधिक होता है तथा पारे से कम, ये ठीक है। जो लोहे का जो घनत्व है पानी से तो अधिक होता है, इसलिए वो नीचे बैठ जाती है, जबकि पारे से कम होता है, तो पारा नीचे और लोहा ऊपर। ठीक है, आगे देखिए। जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसका भार में ह्रास होता है। यह ह्रास कितना होता है, ये देखो। विस्थापित पानी के भार के बराबर, विस्थापित पानी के भार से कम, या विस्थापित पानी के भार से अधिक, या फिर विस्थापित पानी के भार से संबंधित नहीं है। तो ये ऑप्शन सारे ही गलत हैं। जितनी वो हटाएगी उस पानी के बराबर, जितने डूबती हुई कोई चीज जितने पानी को हटाएगी वही भार किसके बराबर होगा, पानी के बराबर होगा, भार के बराबर। क्लियर है। देखिए, बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है, क्योंकि अब जो
तैरने वाली चीज है, बर्फ का घनत्व पानी से क्या होता है, कम होता है, इसलिए बर्फ जो है पानी में तैरती है, इसी कारण अल्कोहल में डूब जाती है, क्योंकि अल्कोहल का घनत्व किससे कम होता है, बर्फ से कम होता है। तो ऑप्शन मिला वो कौन सा होगा, ये देखो, पानी अल्कोहल की अपेक्षा पारदर्शी, ये गलत है। बर्फ पानी के जमने से बनती है, ये भी गलत है। बर्फ ठोस है जबकि द्रव, ये भी गलत है। अब बर्फ पानी से हल्की है, बर्फ पानी से हल्की है, ये तो यहाँ तक तो ठीक है, जबकि अल्कोहल से भारी है। तो हल्की और भारी का मतलब किससे डिनोट होता है हमारा, घनत्व से। किससे, घनत्व। तो पानी का घनत्व बर्फ से अधिक है, इसलिए बर्फ तैरती है, और अल्कोहल का बर्फ से घनत्व कम है, इसलिए बर्फ नीचे बैठ जाती है। क्लियर है। तो ऑप्शन कौन सा है, बर्फ पानी से हल्की होती है जबकि अल्कोहल से भारी होती है। ठीक है। स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि पारे में कोई वस्तु नहीं डूब सकती, गलत है। पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है, कोई भी चीज तैर रही है पारे पे तो पारे से तो घनत्व कम ही होगा, तो यही कारण है पारे के ऊपर पारे का घनत्व अधिक है, किसकी अपेक्षा, स्टील की अपेक्षा, इसलिए स्टील की कोई भी चीज पारे में नहीं डूबती है। तो ऑप्शन इसमें कौन सा ठीक है, बी। ये देखिए, एक लोहे की गेंद, एक लोहे की गेंद पारे है, क्या है, पारे, या फिर मरकरी में भारी बाल्टी, क्या मरकरी से भारी बाल्टी में गिराई जाती है, तो अगर ध्यान रखना, अगर कोई गेंद, लोहे की गेंद किसी पारे की भरी बाल्टी, कोई बाल्टी है, इसमें क्या है, पारा भरा हुआ है, इसमें लोहे की गेंद, लोहे की गेंद, ये क्या है, लोहे की गेंद, लोहे की गेंद, लोहे की गेंद है, सही है। और ये क्या है जो इसमें बाल्टी में भरा हुआ है, पारा। अगर इसमें पारा, अगर इसमें लोहे की इसमें गिराई जाती है तो क्या होगा, यह बाल्टी की पैंदी में बैठ जाती है, यह पारे की सतह पर तैरती है, यह घुल जाती है, यह उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन है, क्योंकि इसका घनत्व क्या होता है, घनत्व अधिक, अधिक होता है, घनत्व क्या होता है, अधिक, और लोहे का घनत्व क्या होता है, कम, क्या होता है, घनत्व कम होता है। तो अधिक घनत्व वाली क्या होगी हमारी नीचे की तरफ, और कम घनत्व वाली क्या होगी हमारी ऊपर की तरफ, यानी कि ये पारे के ऊपर क्या होगी, तैरेगी, तो यह पारे की सतह पर क्या होगी, तैरने लगेगी, नीचे बैठने की बजाय क्या होगी, पारे की सतह पर तैरने लगेगी। क्लियर है। आगे देखिए, किसी ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, वो ताप है 4 डिग्री सेल्सियस। कितना, 4 डिग्री सेल्सियस, इस पे सबसे अधिक घनत्व होता है किसका, जल का। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। अगर कोई भी चीज हो, कोई चीज में से कोई चीज कम करी जा रही है, मतलब इसमें से ये चीज घटाई जा रही है, तो उसका आयतन तो घटेगा, तो ये भी गलत है। भार, कोई चीज 1 किलो 1 केजी है और इसमें से कोई चीज कम कर रहे हैं तो भार भी कम होगा। द्रव्यमान, द्रव्यमान भार की तुलना में यही द्रव्यमान भी कम होगा। लेकिन एक घनत्व चीज ऐसी है जो किसी का घनत्व जो है सेम टू सेम रहता है, कभी नहीं बदलता। तो यही है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, तो क्या है वो, घनत्व है। घनत्व कभी भी नहीं बदलता है। तैराक को नदी में मुकाबले, ध्यान देना, तैराक को नदी के मुकाबले
समुद्र के पानी में तैरना आसान क्यों है? क्योंकि नदी का घनत्व कम होता है और समुद्र के पानी का घनत्व अधिक होता है, अधिक होता है। ठीक है, तो यही कारण है कि समुद्र के पानी में प्रदूषण कम होता है। ये गलत है। समुद्री तरंगे तैराक को तैरने में सहायक करती हैं, ये भी गलत है। समुद्र का पानी, समुद्र का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है, या फिर समुद्र में पानी का आयतन ज़्यादा होता है, ये भी गलत है। तो और इसमें ऑप्शन क्या है? जो साधारण पानी जो हो, नदी का जो पानी कहलाता है वो साधारण पानी कहलाता है, और समुद्र का पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है, जो कि मैंने बताया अधिक होता है। इसलिए उस समुद्र के पानी में तैरक को आसानी होती है तैरने के लिए। ऑप्शन देखिए क्या होगा। वायुमंडल में बादलों के तैरने, वही घनत्व क्या होगा? बादलों का घनत्व क्या होगा? निम्न घनत्व होगा। किसका? बादलों का क्या होगा? निम्न घनत्व होगा, इसलिए वो तैरते हैं। क्लियर है? आगे देखिए। समुद्र में प्लावन करने आइसबर्ग का कितना भाग, जो उसमें तैरते हैं समुद्र में, आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? सपोज करो ये समुद्र है, प्लावन करने आइसबर्ग मतलब कोई समुद्र में कोई बर्फ का टुकड़ा है, कुछ ना कुछ तो बर्फ का टुकड़ा नीचे भी होगा। तो ये पूछा है जो ऊपरी भाग जो पूरे टुकड़े का जो वह भाग जो है, जो ऊपर ऊपर चमका है, ये कितना भाग होता है? पूरे भाग का ये भाग जो चमका हुआ है, ये कितना भाग होता है? वो होता है 1/10। कितना होता है? याद रखना, जो ऊपर चमक रहा है समुद्री तल से जो ऊपर है, पूरे भाग का कितना होता है? 1/10 भाग चमकता है। ठीक है, आगे देखिए। बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है, गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब घटता है, गहराई बढ़ने के साथ द्रव का घनत्व बढ़ता है, और गहराई बढ़ने के साथ द्रव का घनत्व घटता है। तो वही घनत्व के क्वेश्चन चल रहे हैं, तो इसमें जो है कौन सा ऑप्शन ठीक है? मतलब गहराई बढ़ने पे ये क्या है? गहराई बढ़ने के साथ द्रव का घनत्व क्या होता है? बढ़ता है। इसलिए क्या नीचे से क्या बनाते हैं? उसको मोटा बनाते हैं। ठीक है, आगे देखिए। बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? दाब बढ़ाने पर बल का जो गलनांक है वो क्या होता है? घटता है। क्या होता है? घटता है। याद रखना, अगर किसी बर्फ पर हम दाब लगाते हैं, उसकी जो गलने की क्षमता है वो क्या होती है? वो घट जाती है। आपने देखा होगा, अगर दो बर्फ के टुकड़ों को लेना, एक जगह मिलाना, उनको सही से प्रेशर लगाना, तो वो आपस में बर्फ के टुकड़े क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। किसके कारण? उसकी जो पिघलने की क्षमता है वो क्या है? घट जाती है दाब बढ़ाने पर। क्लियर है? चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्यों? पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है, पानी का वेग अधिक होने से दाब अधिक हो जाता है। सही है, पानी के पृष्ठ तनाव के कारण या पानी के श्यानता के कारण। तो ये ऑप्शन सारे ही गलत हैं। जब दाब अधिक होता है तो उसके और पास का दाब क्या होता है? पानी के और पास का दाब क्या होता है? कम हो जाता है। तो इसके कारण क्या होती है? गेंद नाचती रहती है। क्लियर है? भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है क्यों? भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है क्यों? निचले ताल का तापमान अधिक होता है। याद रखना, भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है क्यों? निचले तल का ताप अधिक होता है। निचले तल का दाब अधिक होने के कारण यह
घट जाती है और बर्फ वास्तविक ठोस होती है। तो निचले जो भाग में है क्या हो जाता है दाब अधिक हो जाता है। दाब क्या होता है, अधिक हो जाता है, इसलिए क्या होता है बर्फ नीचे से स्टार्ट होती है। ठीक है। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्यों? लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्यों? क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। क्षेत्रफल अधिक होने से दाब अधिक हो जाता है। दाब व क्षेत्रफल में कोई संबंध नहीं है उपरोक्त सभी कारण से। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, और दाब कम हो जाता है। ध्यान रखना, क्षेत्रफल अधिक होने से उसमें जो दाब है वो क्या हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा। मैंने बताया था जितना क्षेत्रफल कम होता है उस पर उतना ही अधिक दाब लगाया जा सकता है, लेकिन अधिक क्षेत्रफल के लिए उतना ही कम दाब लगाना पड़ता है। तो अधिक क्षेत्रफल के लिए क्या होगा, दाब कम हो जाता है। ठीक है। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर, अभी मैंने बताया दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर अधिक दाब होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। तो यही ठीक है। क्या होता है, पहला ही ऑप्शन ठीक है कि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक क्या होता है, घट जाता है। क्लियर है? आगे देखिए, प्राय तेज आंधी आने पर फूस या टीन की हल्की छतें उड़ जाती हैं, क्यों? छत का आकार जटिल, छत का बंधी नहीं होती, या छत ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत सतह पर दाब उत्पन्न कर देती हैं तथा छत के नीचे का दाब सामान्य रहता है। तो यही ठीक है, जो हमारे छत का जो ऊपर का जो दाब है वो क्या कर देती हैं, वायु के दाब को कम कर देती हैं, यानी कि उत्पन्न करती हैं, तथा नीचे का दाब सामान्य रहता है। इसलिए क्या होता है, टीन क्या होती है, उड़ने लगती हैं। ठीक है। आगे देखिए, रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती हैं, जिससे कि वह झटकों को अवशोष कर सके। पटरियां जो ये हैं, पटरियां सही तरीके से लगाने के लिए, या पटरियां समांतर बनाई रहे, या रेल द्वारा लगाया गया कम दाब। तो रेल के द्वारा गया क्या इसलिए लगाई जाती हैं क्योंकि रेल जो दाब लगाएगी उस दाब को कम करने के लिए, इसमें ऑप्शन कौन सा ठीक है, ऑप्शन डी ठीक है। पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक में मुंह से खून निकलने लगता है, क्यों? ऊंचाई बढ़ने से रक्तदाब बढ़ जाता है, ऊंचाई बढ़ने के साथ रक्तदाब घट जाता है, और ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब बहुत बढ़ जाता है, और ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब घट जाता है। तो सीधी सी बात है, वायुमंडलीय जो दाब है ऊपर जाने से क्या होता है, घट जाता है। इसलिए नाक से खून बहने लगता है। किसके कारण? जब हम ऊपर जाते हैं, ऊंचाई पर जाते हैं, तो वायुमंडलीय दाब क्या होता है, घट जाता है। क्लियर है? आगे देखिए, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन या माउंटेन बोल दो, या फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है, क्यों? वो ये वायुमंडलीय दाब में क्या कमी होनी, कमी होनी। तो ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडल में दाब क्या होती है, कमी हो जाती है। क्या होता है, ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब क्या होता है, कम हो जाता है, जिसके कारण उसमें क्या होती है, स्याही हमारी निकलने लगती है। क्लियर? तो आगे देखिए, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे, और त्रिज्या इतनी कम हो जाए, तो पृथ्वी के तल का जी का मान क्या होगा, पृथ्वी के तल के जी के मान क्या होगा,
2% क्या होगा, घट जाएगा द्रव्यमान। तो क्या होगा, अगर हम त्रिज्या इतनी कम कर दें तो क्या हो जाएगा, 2% हमारा घट जाएगा, याद रखना। ऊंचाई की जगहों पर पानी इतने डिग्री सेल्सियस के नीचे, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे ताप पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलान का बिंदु नीचे आ जाता है। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कम होता है। नंबर सी, पर्वतों पर भारी हवाओं के कारण, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो कारण है ये ठीक है कि उसमें ऊपर जाने पर क्या होता है, वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, जिसके कारण पानी कम ताप पर उबलने लगता है। ठीक है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, सीधी सी बात है, कोई साबुन है, पानी में कोई बुलबुला बनता है, तो इस जो बाहर जो दाब होता है, दाब और अंदर का दाब, इसमें क्या होता है, बाहर का दाब तो होता है कम और भीतर का दाब होता है हमारा अधिक, याद रखना। तो ये ऑप्शन मिलाओ किस में मिल रहा है। अगर हम वायुमंडलीय दाब होता है कम और जो साबुन के बुलबुले का दाब जो होता है वो अधिक, तो देखो कौन सा है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से कम होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, वायुमंडल के दाब के आधा होता है। तो वायुमंडलीय जो दाब है वो क्या है हमारा, कम होता है, से अधिक होता है। तो वायुमंडलीय दाब कम और जो भीतर का जो वो है दाब वो अधिक। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, वायुमंडलीय दाब से, यानी कि वायुमंडलीय दाब कम है और जो भीतर है दाब वो अधिक है। तो कौन सा ठीक है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। क्लियर है। जब हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं, क्यों फिसलते हैं, घर्षण की कमी के कारण। किसके कारण, घर्षण की कमी के कारण। क्लियर है। आगे देखिए, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का उदाहरण है, यह किस बात को दर्शाता है, या ये पूछे। ठीक है, किस बात को बताता है। तो क्या बताता है, गर्म मौसम, सर्दी आने वाली है, आंधी का झंझाव की संभावना, या फिर शुष्क मौसम। तो इसका जो ऑप्शन है, जब हमारा बैरोमीटर अचानक से गिर जाता है तो आंधी आने की संभावना होती है। ठीक है। आगे देखिए, हाइड्रोजन से भारी हुआ पॉलीथीन, भरा हुआ, क्या है, भरा हुआ, हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा, हाइड्रोजन से भरा हुआ एक पॉलीथीन का गुब्बारा तल से छोड़ा जाता है, यानी कि पृथ्वी से छोड़ा जाता है, तो वायुमंडल के ऊंचाई पर जाने से क्या होता है, गुब्बारे के आयाम में कमी आ जाती है, गुब्बारे चपटा होकर चक्रीय प्रकार से आकार में आ जाता है, या फिर गुब्बारे के आयाम वृद्धि होती है, या गुब्बारे का आयाम व आकार पहले के समान ही होता है। ये तो ठीक है, लेकिन गुब्बारे में जो उसका जो आयाम है ना, गुब्बारे के आयाम में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो ये तीनों ऑप्शन गलत हैं, और ऑप्शन कौन सा ठीक है, याद रखना, गुब्बारे के आयाम आमाप होता है, आमाप में क्या होती है, वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। तो 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है, 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है, मैंने बताया था W बराबर होता है QV, और V बराबर होता है W/Q। जब ये एक कर दें, इसको जब एक कर दें तो W/Q, जब इसकी वैल्यू 1 रख दें तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, W का मात्रक क्या है, जूल प्रति कूलम। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी
एक इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 1, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी 1 जूल प्रति कूलम। तो इसका जो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी ठीक है। क्लियर है। बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है एम्पलीफायर, रेगुलेटर या स्विच या फिर ये सभी। तो इसमें जो ऑप्शन है हमारा रेगुलेटर क्या होता है, जब हम उसको बदलते हैं तो उसकी गति में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा ठीक है, रेगुलेटर। क्लियर है। आगे देखिए, यदि किसी प्रतिरोध तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध कम होता है या फिर ज़्यादा होता है या फिर समान रहेगा या फिर इसमें से कोई नहीं। यदि किसी तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध ज़्यादा कितना होता है, ज़्यादा होता है। किसी तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध में परिवर्तन क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्लियर है। चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है, तापमान से, दाब से या धैर्य से। किससे स्वतंत्र होता है, दाब से, क्योंकि दाब का कोई रिलेशन नहीं होता किससे, विद्युत प्रतिरोध से। विद्युत प्रतिरोध से कोई रिलेशन नहीं होता किसका, दाब से, इसलिए यह क्या होता है, इससे स्वतंत्र होता है। क्लियर। आगे देखिए, 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए आधार से, सजीव से या उदासीन से या किसी भी सिरे से। तो सबसे जो लंबी पिन है वो हमेशा किससे जुड़ती है, आधार से। वो किससे जुड़ती है, हमारी आधार से जुड़ती है। क्लियर है। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत, मतलब जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं वो किससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, वो करते हैं सौर ऊर्जा से। किससे करते हैं, वो सौर ऊर्जा से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, सौर ऊर्जा। ना ही थर्मोपोल से, ना ही डायनोमो से, ना लघु नाभिक रिएक्टर से। वो जो ऊष्मा प्रदान करते हैं वो किससे करते हैं, सोलर सेल से। ठीक है। आगे देखिए, एम्पियर क्या मापने की इकाई है। एम्पियर से क्या नापते हैं, क्या नापते हैं हम, वोल्टेज। क्या नापते हैं, वोल्टेज या फिर विद्युत धारा या प्रतिरोध या फिर पावर। तो ये सारे ही ऑप्शन गलत हैं, लेकिन एक ऑप्शन कौन सा ठीक है, विद्युत धारा। तो हम एम्पियर से क्या नापते हैं, हम विद्युत धारा को नापते हैं। क्लियर। आगे देखिए, जलते हुए बल्ब विद्युत के तंतु का ताप सामान्य होता है। जो जलने वाला जो हमारा विद्युत बल्ब है उसका जो ताप होता है वो सामान्य कितना होता है, जो सामान्य कितना होता है, सामान्य ताप होता है 3000 डिग्री सेल्सियस से 35000 डिग्री सेल्सियस। तो ये ऑप्शन सारे ही गलत हैं। ऑप्शन कौन सा ठीक है, ये याद रखना। जब कोई बल्ब जलता है तो उसका जो ताप होता है वो सामान्य कितना होता है, 3000 से 3500, 3000 से 3500 यानी कि 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है, यूरेनियम। ये याद रखना। एक यूरेनियम सबसे अच्छा तत्व है जो कि विद्युत उत्पन्न कर सकता है, और ये सारे गलत हैं। तो इसका ऑप्शन याद रखना, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है, यूरेनियम। क्लियर है। आगे देखिए, 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जलता है तो बिजली का खर्च क्या होगा, यानी कि कितना होगा। तो हमारी जो पावर होती है, खर्च बराबर यानी कि ऊर्जा बराबर
ऊर्जा ऊर्जा बराबर वाट गुणा घंटा बटे 1000 अपॉन में कितने लेंगे 1000। वाट कितने दे रखे 100 वाट, घंटा कितने दे रखे 10। ठीक है, 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0, फिर ऐसे सारे कट जाएंगे तो 1/1, तो 1/1 की वैल्यू हमेशा 1। तो कितनी यूनिट खर्च होंगे 1, तो 1 इकाई। इसका जो आंसर है वो कितना है हमारा 1 इकाई है। क्लियर है? तो इसका जो ऑप्शन कौन सा है 1 इकाई। फॉर्मूला आपके सामने है, ऊर्जा या खर्च यूनिट बराबर, यूनिट भी बोल देते हैं इसको, यूनिट बराबर वाट गुणा घंटा बटे 1000। ठीक है, आगे देखिए, किलोवाट घंटा किस इकाई की है, मतलब किसकी इकाई है? विद्युत विभवांतर, विद्युत ऊर्जा, विद्युत शक्ति या विद्युत विभव। सही है, ये किसका है पावर, ये किसके विद्युत पावर। पावर को किससे डिनोट करते हैं ऊर्जा से, तो ऊर्जा पावर है। तो ये ऑप्शन कौन सा ठीक है हमारा, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, ये ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा का। विभवांतर का क्या है वोल्ट, विद्युत हॉर्स पावर, विद्युत शक्ति का है हॉर्स पावर, और विद्युत विभव का भी है वोल्ट। ये विभवांतर और विद्युत विभव एक हैं, इसके दोनों के वो क्या हैं हमारे वोल्ट हैं। ठीक है, इसकी हॉर्स पावर, विद्युत शक्ति हॉर्स पावर, किलोवाट घंटा यही है, और विभवांतर का वोल्ट है, और इसका भी विद्युत विभव का भी कितना है वो भी वोल्ट ही है। क्लियर है? आगे देखिए, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित घरेलू उपकरण, विद्युत हीटर। सीधी सी बात, विद्युत हीटर किससे चलता है विद्युत धारा से, ये भी ठीक है। विद्युत बल्ब किससे चलता है विद्युत धारा से, ये भी ठीक है। ट्यूबलाइट किससे जलती है विद्युत धारा से, ये भी ठीक है। जब सारे सही हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ये सभी ऑप्शन है, ये सभी ऑप्शन है, मतलब ये तीनों सही हैं ये सभी। ठीक है, ये सभी। आगे देखिए, ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है। जो ट्यूबलाइट जो जलती है उसकी ऊर्जा का लगभग कितना परसेंट भाग, 30 से 40, 40 से 50 या 50 से 60% या 60 से 70%। तो ऑप्शन कौन सा ठीक है, ये आपको देना है 60 से 70%, इसका ऑप्शन ठीक है। क्लियर है? फ्यूज का सिद्धांत है, फ्यूज का सिद्धांत है विद्युत का रासायनिक प्रभाव। फ्यूज का सिद्धांत विद्युत का रासायनिक प्रभाव, विद्युत का यांत्रिक प्रभाव या विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव, ये किसका है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव, जो ये किसका सिद्धांत है फ्यूज का सिद्धांत है। क्लियर है? आगे देखिए, एक फ्यूज तार के लक्षणों को पहचाना जाता है, न्यूनतम प्रतिरोध तथा उच्चतम गलनांक, उच्चतम प्रतिरोध तथा उच्च गलनांक। ये है ऑप्शन न्यूनतम प्रतिरोध या फिर उच्चतम गलनांक। मतलब उसका जो प्रतिरोध है कम है और उसकी जो गलने की क्षमता है वो अधिक है। अब प्रतिरोधता उच्च, मतलब प्रतिरोध का मान भी अधिक और उसकी गलने की क्षमता भी अधिक। फिर तीसरा ऑप्शन उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक, उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक। तो ओम जो प्रतिरोध की जो वैल्यू है वो अधिक और गलने की जो क्षमता है वो कम, न्यूनतम प्रतिरोध और न्यूनतम गलनांक। तो ये सारे ही ऑप्शन गलत हैं। इसमें जो ऑप्शन ठीक है वो याद रखना, उच्च प्रतिरोधकता तथा निम्न गलनांक, मतलब प्रतिरोध की वैल्यू अधिक और गलने की क्षमता हमेशा कम होती है। ये किसका है फ्यूज
की पहचान है। ठीक है, आज के लिए यही क्वेश्चन है। ठीक है, धन्यवाद।